नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत पर अब हम आपको सबूत के साथ दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में राफेल जो जहाज फ्रांस से खरीदे थे उस पर राहुल गांधी जी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था पूरे चुनाव के दौरान। चौकीदार चोर है ये कहकर वोट मांगे थे, लेकिन आज ये पूरी कहानी उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास ऐसे एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जो एक मीडिया कंपनी फ्रांस में जिन्होंने किया है इसका एक्सपोजे, उसमें इस बात का खुलासा है कि किस तरह 2013 से पहले बल्कि 2007 और 2012 के बीच में राफेल के सौदे में घूसखोरी हुई थी। इनफैक्ट घूस किसको दिया गया था ये बताया गया है 2007 से 2012 तक। ये है वो डॉक्यूमेंट जिसमें कहा है कि कम से कम 7.5 मिलियन यूरोज जो 100 करोड़ के आसपास की रकम है, 7.5 मिलियन यूरो सीक्रेट कमीशंस के द्वारा मिडिल मैन को दिए गए थे 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए, और ये पेमेंट्स हुई थी 2007 से 2012 के बीच। अब हम आपको ऐसे दस्तावेज दिखाना चाहते हैं और इन दस्तावेजों में ये रिसीट है जिसमें मई 19 2009 में 1,54,000 यूरोज जो है एक कंपनी को दिया गया टुवर्ड्स आईटी सर्विसेज। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है सुशेन देव इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर की कंपनी है, और ये 2009 में ये किकबैक्स दिए गए 1,54,000 यूरोस के। इसके बाद 2012 की भी एक पेमेंट है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और इस वक्त वो हमारे स्क्रीन पर आएगी। ये 2011 अक्टूबर 11 को 1,31,000 से ज्यादा रकम यूरोज में दी गई, ये भी इसी कंपनी को दी गई है, और ये दसॉल्ट एविएशन के नाम पर ये सारी पेमेंट्स हुई हैं। अब मैं अपने सहयोगी प्रणेश कुमार रॉय के पास जाना चाहती हूं। प्रणेश के पास इन सारे डिटेल्स के साथ मैं पूछना चाहूंगी उनसे सबसे पहले कि ये पैसे दिए किसके गए, ये जो कंपनी थी ये किसकी कंपनी थी, ये पेमेंट क्यों हुई? आईटी सर्विसेज के नाम पे पेमेंट हुई है, लेकिन जो फ्रेंच मीडिया जिसने इसको एक्सपोज किया है उन्होंने कहा कि एक मिडिल मैन था जो कनेक्टेड था तब की सरकार यानी कि यूपीए सरकार के साथ। प्रणेश, आप इसके बारे में हमें और क्या डिटेल बता सकते हैं? नाविका, टाइम्स नाउ नवभारत आज बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला है राफेल कंट्रोवर्सी पे, और इससे पहले कि मैं दर्शकों को ये बताऊं कि कितने पैसे दिए गए और कब दिए गए, किसे दिए गए, वो ज्यादा जरूरी है। एक बहुत ही बड़ा बिचौलिया है। अगर बिचौलियों की बात करें तो इंडिया में अभी पिछले 10-15 साल में वो बहुत बड़े कद के बिचौलिए माने जाते हैं, सुशेन मोहन गुप्ता। इनके बारे में मैं बता दूं नाविका दर्शकों को कि करीब 3-4 केसेस में ऑलरेडी ये चार्जशीट हो चुके हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इनका नाम था। ईडी ने इनफैक्ट इनको गिरफ्तार भी कर लिया था, और अभी सुशेन मोहन गुप्ता जब मैं और आप बात कर रहे हैं वो जेल से बाहर हैं क्योंकि उनको कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन मीडिया पार्ट जो एक फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिंग पोर्टल है उसने ये खुलासा किया, और टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये पूरे 10 पेज के दस्तावेज मौजूद हैं। इसके हिसाब से, और देखिए मैं बड़े स्क्रीन पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, 2 कंपनी है, दोनों शेल कंपनी है। एक मेन कंपनी है और एक उसकी सब्सिडरी है। मेन कंपनी का नाम है इंटरस्टेलर प्राइवेट लिमिटेड, और जो सब्सिडरी कंपनी है नाविका उसका नाम है इंटरडेव। मीडिया पार्ट के हिसाब से, और ये जो दस्तावेज मेरे हाथ में है इसके हिसाब से, ये दोनों ही कंपनी फर्जी है। ना इंटरस्टेलर में कोई एक भी स्टाफ काम करता था, और ना ही इंटरडेव में कोई एक स्टाफ था, और ना ही कुछ काम होता था। जाहिर है अगर स्टाफ ही नहीं है तो काम क्या होगा। तो ये पेपर मीडिया पार्ट के हिसाब से ये जो 2 कंपनी है वो सिर्फ पेपर पे ये कंपनी थी, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखिए ये पहला इनवॉइस है। मीडिया पार्ट ये कह रहा है अपने खुलासे में, और ये दस्तावेज हमारे पास है, कि ऐसे फर्जी इनवॉइस
जो रसीद है करीब 8 फर्जी रसीदों के बिना पे दसॉ एविएशन जो कंपनी है उसने सुषेण मोहन गुप्ता को, बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो, जो आज के रेट में अगर उसको कन्वर्ट करें रुपयों में तो करीब 65 करोड़ रुपया होता है। अब आप डेट देखिए, पहला डेट है 2009 का और उसमें अमाउंट है 1,31,625 यूरो और ये दोनों कंपनियों के नाम यहां लिखे हुए हैं। इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड जो एक सब्सिडरी है और उसका मेन कंपनी है इंटरस्टेलर, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स उसके नीचे दिए हैं कि कौन से बैंक अकाउंट से कितने पैसे ट्रांसफर हुए, कब ट्रांसफर हुए, किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, वो भी डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। जो दूसरा फेक इनवॉइस है वो है 2011 का और उसको हम अभी बड़े स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। 2011 का और उसमें भी 8 लाख यूरो से ज्यादा का अमाउंट है। ये देखिए 1,54,000 यूरो दिए गए। ये है 2009 का, माफ कीजिएगा मई 19 2009 को। वही दो कंपनी, फर्जी कंपनी मीडिया पार्ट इनको कह रही है, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो मेन कंपनी है और उसका एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें भी कोई काम नहीं होता था, कोई एम्प्लॉयज नहीं थे। अब इसमें जो बड़ा खुलासा किया है नाविका, जो आपने भी शुरू में कहा कि राहुल गांधी कैंपेन के पहले ये कह रहे थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो इसको एको कर रहे थे, वो रिपीट कर रहे थे जो राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या आज वो जवाब देंगे इस खुलासे का? क्या वो मानेंगे कि 2007 से लेकर 2013 तक 8 फर्जी रसीदों पे सुषेण मोहन गुप्ता जो एक बिचौलिया था अगुस्टा वेस्टलैंड डील में, उनको 7.5 मिलियन यूरोस दिए गए? और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। और एक और डॉक्यूमेंट है जो मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, वो ये है, इसमें अगर थोड़ा सा हम जूम करें, ये है एग्रीमेंट फॉर कमीशन। इस दस्तावेज से नाविका इस बात का खुलासा होता है कि सुषेण मोहन गुप्ता कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, कोई आम आदमी नहीं था, ना ही कोई आम बिचौलिया था। उसका कद इतना बड़ा था और वो इतना करीबी था दसॉ एविएशन का कि वो 40% कमीशन मांग रहा था। तो अगर 100 रुपए की डील है तो 40% मतलब 40 रुपए उसको कमीशन चाहिए था दसॉ से, और वो डील उन्होंने साइन भी की। अब ये देखिए, ये स्टैंप भी लगा है, ये 2001 में। आप सोचिए इतने पहले 2001 में ये ऑन बोर्ड आ गए थे, इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर ली थी दसॉ से। लेकिन असली सवाल यह है कि 8 फर्जी रसीदों पे करीब 7.5 मिलियन यूरो का लेन देन। बड़ा खुलासा प्रणेश हमें बता रहे हैं कि कमीशन की भी एक अग्रीमेंट थी दसॉ के साथ जो राफेल की कंपनी है, और कमीशन 7.5 मिलियन यूरो की आई भी एक बिचौलिए के पास। और बहुत बहुत जरूरी बात यह है प्रणेश कि ये बिचौलिया वही बिचौलिया है जो चॉपर स्कैम में भी इन्वॉल्व था, अगुस्ता वेस्टलैंड में, उसके बाद राफेल के सौदे में। और ये पैसे, अगुस्ता वेस्टलैंड का केस भी चल रहा है, उसमें भी तमाम तरह के दस्तावेज सामने आए और क्या क्या हमने दिखाया है टाइम्स नाउ पर। आप और हम ये पिछले 6-7 सालों से कवर करते रहे हैं, बल्कि मैं तो 2011 से स्टोरी पूरी अगुस्ता वेस्टलैंड की इटली तक जाकर मैंने कवर की है, और वही बिचौलिया यहां भी मौजूद है। इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, या एक बड़ी साजिश? थैंक यू प्रणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सवाल पब्लिक जो पूछ रही है वो ये कि क्या राफेल के सौदे में यूपीए सरकार में रिश्वत दी गई थी या नहीं? क्या ध्यान भटकाने के लिए चौकीदार चोर के नारे लगाए गए थे? ये सवाल आज पब्लिक का है और आइए इन सवालों के जवाब मांगते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नलिन कोहली जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एडवोकेट भी हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस की बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन कांग्रेस जितना इनके दिल के करीब है और राफेल का मुद्दा जितना इनके दिल के करीब है शायद किसी के करीब नहीं होगा। और हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा भी ज्वाइन हो रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभिजीत अय्यर,
आप जानते हैं बहुत अच्छे से इन्हें कि ये डिफेंस के मामलों में बहुत जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञ हैं। पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, तहसीन पूनावाला, आप बहुत हंस रहे हैं। चौकीदार चोर कहने वाला आज चोरी के उसके दस्तावेज निकल रहे हैं, वो भी फ्रांस से। तहसीन पूनावाला, हंसने की बात अब है कोई खास के नहीं? मैं इसलिए इतना खुश हूँ आज, क्योंकि आज ये जो बात है, ये जो मुहावरा था, ये जो स्लोगन था, चौकीदार चोरी, ये सिद्ध हो गया है, साबित हो गया है। एक मिनट ये मान लेते कि ये जो ब्राइब है ये कांग्रेस को दिया गया था, कांग्रेस की सरकारों को दिया गया था, तो फिर मोदी जी के सीबीआई चीफ ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया? क्यों रातों रात सीबीआई चीफ को चेंज कर दिया गया? वो सीबीआई चीफ आया जब मॉरिशस ने सबूत भेजा सीबीआई चीफ को, जो मोदी जी के चाहते थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में सारा दिन खड़ा रखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस व्यक्ति को चीफ बनाया गया, दुबियस व्यक्ति को चीफ बनाया गया और केस को हश हश करते बंद कर दिया गया। और जो रफाल के दाम थे वो पार्लियामेंट में बताए भी नहीं गए और आखिर ये साबित हो गया। चलिए, इस सवाल का जवाब तो हम नलिन कोहली जी से जरूर लेंगे, लेकिन आप पहले ये बता दीजिए कि 2009 के जो कमीशंस आए थे, 2011 के कमीशन जो आए थे, वो गए कहां? और ये बिचौलिया, सेम बिचौलिया क्यों है जो अगुस्ता वेस्टलैंड में भी था? कोई इसका एक्सप्लेनेशन आप देंगे? बिल्कुल दे रहा हूं। ये वही व्यक्ति है जो अगस्ता वेस्टलैंड में था। अगस्ता वेस्टलैंड आपको याद करना है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी जी ने कहा था इसमें स्कैम हुआ है, उस कंपनी को बैन किया था, उस कंपनी को खोलने वाले थे नरेंद्र। और वो जो दस्तावेज निकले थे जिस पर एपी लिखा हुआ था, एसजी लिखा हुआ था, शी विल ड्राइव दिस प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ कोई खास याददाश्त आपकी, अगर आप जोर डालें? उसी पर आ रहा हूं, एक लाइन लूंगा। तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था इसमें स्कैम हुआ है, उसे बैन की थी कंपनी को, लेकिन कंपनी मोदी जी ने खोला। अब इस कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को एंट्री किसने दी भारत के अंदर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीएमओ ने, जिन्होंने खास इस कंपनी। चलिए, कमीशन आपको आते रहे, नाम आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का लीजिए या नरेंद्र मोदी का लीजिए। नलिन कोहली जी, कमीशन के दस्तावेज 2007 से 2012 के मिलते हैं, लेकिन नाम लेते हैं तहसीन पूनावाला, मोदी जी का और वाजपेयी जी का। जवाब दीजिए। इसका जवाब, इसी जवाब से तो भाग रही है कांग्रेस पार्टी। और यह महत्वपूर्ण बात है कि पैसे जो है 2007 से 12 के बीच दिए जाए, करोड़ों रुपए मतलब दिए गए हैं, रिसीट्स है। इसका मतलब है किसी जो व्यक्ति, जब यूपीए, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, उस समय में किसी ने पैसे लिए, पहली बात। दूसरा कि आप याद करिए, जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई, उस समय यह तय हुआ कि पुराना, मनोहर पर्रिकर जी ने कहा भी था कि जो पुराना डील था उसमें क्वेश्चंस थे, हम सरकार के साथ डायरेक्टली डील करेंगे। तब जाकर रफेल आई थी इस देश में, 36 रफेल, सरकार टू सरकार। यह नहीं कि कोई बिचौलिया बीच में होगा। ऐसा क्यों होता है? जहां घोटाला होता है वहां कांग्रेस पार्टी या कोई बिचौलिए का, जो कांग्रेस पार्टी के समय पे उनको पैसे देता हो, उनके ऊपर प्रश्न आता है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार पे, जो चोरों के खिलाफ जा रही है। आज देखिए, विदेश में जितने लोग भगौड़े बने हैं, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, जो वहां पर क्रिश्चियन मिशेल थे, उनको वापस तक लाया गया है। इन सब के खिलाफ सरकार लगी हुई है। पैसे यूपीए कांग्रेस के समय वो ले गए, जनता के पैसे लूट के देश भी छोड़ गए जब उनके पीछे मोदी जी की सरकार लग गई। तो इसीलिए आज जो है कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और खुल के बताना पड़ेगा देश को कि रक्षा में, जो देश की रक्षा के लिए जो हमारी खरीदी होनी चाहिए थी, जो फाइटर क्राफ्ट आने चाहिए थे, उसमें क्या घूस लेना उचित है? घूस कहीं भी लेना उचित नहीं है, पर देश की सिक्योरिटी के ऊपर में इस प्रकार का खिलवाड़ होना चाहिए। मोदी जी और अटल जी को क्यों वो ये लोग बात कर रहे हैं? आप बताइए, किसने पैसे लिए आपकी सरकार में? नलिन जी, आप एफआईआर आपने दर्ज क्यों नहीं कराया? सिंपल सवाल। जेपीसी आपने क्यों नहीं की? हम तो कह रहे चोरी हुई, आप लोग चोर है, इसलिए आप भाग रहे एफआईआर से, इसलिए अपने सीबीआई डायरेक्टर को रातों रात चेंज कर दिया, इसलिए आपने ऐसे सीबीआई डायरेक्टर को बताया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सारा दिन कोर्ट के अंदर खड़ा रखा।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डाला। अगर चोरी कांग्रेस ने की तो आपको जांच करानी चाहिए। आप जांच से भाग रहे, कांग्रेस से डिमांड कर रही है जांच की। ये बताता है कि चोरी भाजपा ने की है। और अगस्ता में ये साबित हो गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पीएमओ ने ये चोरी की थी और उनको ये कहा था, उनको आमंत्रित किया था कि आप आकर इसमें बिड कीजिए, वरना वो क्वालिफाई नहीं होते। बिड के कंडीशन चेंज किया था, पीएमओ ने चेंज किया था। नलिन कोहली जी, अगर जानकारी थी सरकार के पास और सीबीआई के पास 11 अक्टूबर 2018 को, तो इसमें सीबीआई ने केस दर्ज क्यों नहीं किया? ये वाजिब सवाल है जी। उसका भी जवाब दूंगा। तहसीन भाई को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आवाज को ऊंची करने से आपके तर्क ऊंचे नहीं हो जाते हैं। बात बड़ी स्पष्ट है कि घूस दी गई और 2007 और 12 के बीच दी गई। उस समय ना नरेंद्र मोदी जी ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना वो सरकार में थे केंद्र में। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, आपके प्रिय नेता, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने हर जगह जाकर राफेल पे प्रश्न उठाए, कोर्ट गए। कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गलत चीज दिखी नहीं, सीएजी रिपोर्ट ने कहा कोई गलत चीज नहीं दिखी, सारे कागज देखे गए, स्पष्ट हुआ कि कोई गलत चीज हुई नहीं। किसकी सरकार ने खरीदा और गलत चीज नहीं हुई? मोदी जी की सरकार ने। आज वही राफेल है जिसका प्रयोग होता है और जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, चाहे चीन या पाकिस्तान की तरफ। अब आइए प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि जांच क्यों नहीं हुई। देखिए, इस रिपोर्ट में ही जिसके आधार पे ये चीजें जो है सार्वजनिक हुई हैं, 12 से शायद 18,000 पेज हैं। नाविका जी, आपको ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि आप इस विषय में आपने खुद इन्वेस्टिगेशन किया है और हमें याद है हम डिबेट्स में होते थे। आप उस समय अगस्ता वेस्टलैंड और इन प्रकार की रिपोर्टिंग में विदेश में भी थी, तो इसीलिए दस्तावेज ज्यादा है। कोई एक व्यक्ति भी जिसने देश के साथ लूट किया है, उन सबके पीछे कार्य हुए हैं, पूरे प्रयास हो रहे। इसमें भी निश्चिंत रहिए, आपके रिपोर्टर ने, आपने सुना नहीं तहसीन जी, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने, आपके नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर ने स्पष्ट कर दिया कि यह व्यक्ति जो बिचौलिया, ये जेल में था, अब जाकर इसको बेल मिली है, कई एफआईआर हुए। तो आप कैसे मानते हैं कि ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं हो रहा है? जो जेल जा रहा है, जिस पे कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर में एक्शन नहीं हो रहा है? ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपको सुनाना चाहती हूं एक ऐसा वाक्य जो यूज हुआ 2019 के चुनाव में और जो बार बार इस्तेमाल किया और जिसने, मुझे लगता है, काफी विरोधी पार्टियों को जोड़ा। आइए सुनते हैं वो वाक्य, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूं। शर्म नहीं है इस व्यक्ति में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के चौकीदार बने हैं वो चोर है। अब मैं घनश्याम तिवारी जी आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी ने ये बार बार कहकर लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि भाई चौकीदार चोर है और राफेल के मामले में जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किकबैक्स हुए हैं। अपनी बात वो प्रूव नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी इस बात को लेकर, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट को ही मिसकोट किया था। उसके बाद चुनाव भी हार गए। घनश्याम तिवारी जी, आज के इन दस्तावेजों के बाद क्या आप कह सकते हैं कि चौकीदार चोर तो नहीं हुए, लेकिन यूपीए के सरकार में जरूर कोई ना कोई चोर शामिल था जिसको ये किकबैक्स जा रहे थे? और ये वही बिल्कुल कोइंसिडेंटल, बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई है कि जो आदमी बिचौलिया है अगुस्ता वेस्टलैंड का, वही बिचौलिया है राफेल का। अगुस्ता वेस्टलैंड के दस्तावेज जो निकले थे, आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम इन्हें दोहराते आए हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, आज जिन किकबैक्स और कमीशंस की हम बात कर रहे हैं वो यूपीए के सरकार में आए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि यूपीए की सरकार में जो किकबैक्स आ रहे थे वो उनको भी पता था राफेल वालों को कि मोदी जी आने वाले हैं, उनकी जेब में जाएंगे। तो आज क्या विपक्षी पार्टियों को माफी नहीं मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री से?
नमस्कार नविका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को कम से कम जितना लंबा सवाल है उसका आधा समय आप मुझे देंगे जवाब देने के लिए। कुछ लोगों के नाम आपको आपके सामने बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, निर्मला सीतारामन जी, राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान देश को 4 रक्षा मंत्री दिए। ये चारों रक्षा मंत्री कहते रहे राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अस्थाना जी से लेकर के आलोक वर्मा, नागेश्वर राव, ऋषि कुमार शुक्ला, प्रवीण सिन्हा, सुबोध कुमार, इतने सारे सीबीआई डायरेक्टर्स दिए, जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के दुनिया भर में कहा घोटाला नहीं हुआ। सीएजी रिपोर्ट ने कई सारी चीजों, जो नलिन कोहली कह रहे थे, सीएजी ने कहा कोई खामी नहीं थी, रिपोर्ट देखिए खामी थी। सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में दिया गया। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर डेसॉल्ट कंपनी, जिसके सीईओ का इंटरव्यू आप लोगों ने दिखाया था अक्टूबर 2018 में, नवंबर 2018 में, जो कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता, अगर वो 500 करोड़ के जहाज बेचने के लिए 100 करोड़ का घोटाला करवा सकते हैं, ब्राइब दे सकते हैं, तो वही जहाज 1500 करोड़ में बेचने के लिए कितना बड़ा ब्राइब दिया होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। तो अगर आप 500 करोड़ आई एम सॉरी, या तो तथ्य रखिए या ये कहिए अरे आज अगर इतनी सी काम के लिए इतना मिला तो इतने काम के लिए कितने, ये मैथ्स का सवाल नहीं है, ये एविडेंस का सवाल है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ है आप जरूर बताइए, जनता को बताइए। 2019 से आप बताना शुरू किए हुए हैं, आज तक कोई प्रूफ तो नहीं दिखाया ना आपने। ये प्रूफ सीबीआई के पास रखा हुआ था, उस समय भी रखा हुआ था जब सीबीआई में आधी रात को हमला हुआ था इस सरकार के द्वारा, आलोक वर्मा को हटाया गया था। इस सरकार के मन में चोर है। मैं आज भी मानता हूं कि इसमें बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। ये सरकार इस छोटे घोटाले की जांच इसलिए नहीं कर रही थी कि अगर छोटे घोटाले की जांच करेंगे तो बड़े घोटाले से पर्दा हट जाएगा। अगर इतने सारे सीबीआई डायरेक्टर्स मिल करके इस छोटे घोटाले को छुपा रहे हैं, अगर कोर्ट के सामने इस घोटाले को सामने नहीं लाया गया, इतने सारे रक्षा मंत्री मिलकर के इस घोटाले के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ऐसी सरकार जो बात बात पर विपक्षी पार्टियों पर उंगली उठाती है, अगर आज इस घोटाले को विपक्षी पार्टियों के ऊपर आप मढ़ भी देती है, तो ये राहुल गांधी को बचाने के लिए अगर ये घोटाला बचा रहे हैं, तो सवाल ये कि नरेंद्र मोदी को क्यों बचा रहे हैं। सवाल ये है कि इस घोटाले को नरेंद्र मोदी क्यों छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस घोटाले से, जो कि फ्रांस से आया है, ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए, सवाल जो उठाए घनश्याम तिवारी। मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मैंने बड़े ध्यान से घनश्याम जी को सुना और घनश्याम जी ने अपने बयानों में 2 चीजें स्पष्ट कर दी। पहली बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि ये सुप्रीम कोर्ट पर इनकी कोई ना तो आशा है ना ये विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में दिया। देश की सुरक्षा, घनश्याम जी, उसको लेके क्या क्या हथियार है राफेल में, आप चाहते हैं पब्लिश होनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आईएसआई के हाथ में या चीन के हाथ में या किसी और देश के हाथ में सारे हमारी खुफिया जो जानकारी है देश हित में, देश को सुरक्षित करने के लिए, वो सार्वजनिक कर देनी चाहिए। तो आपकी सोच और एक स्पाई जो आदमी जो आईएसआई के पैसे लेकर आता है देश पर जो है जासूसी करता है, उसमें फर्क क्या हुआ। वही उसी के तो जासूसी करते हैं वो। कम से कम देश के सुरक्षा के ऊपर में इस प्रकार का खिलवाड़ मत करिए। ठीक है, आपकी कोई मतलब विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपका अधिकार है। हम सब सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि संविधान की सबसे बड़ी सुरक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। अब आइए दूसरे विषय पे। आपने कहा कि जो एक पैसे ऐसे दिए, उस समय अगर 100 करोड़ था, अब ज्यादा है, तो कितना घोटाला हुआ। आपको खड़ी भाषा में समझा देता हूं। जो हमारे पार्टी के सांसद ने संसद के अंदर में वहां पर भाषण में कहा, और मोदी जी ने इस बात को आगे रखी थी मीटिंग में, क्या बढ़िया बात रखी उन्होंने संसद में। आप जो है ना बोरी लेते हैं, बोरी में सब्जी डालते हैं, तो बोरी का एक दाम है, सब्जी जितना डालते हैं उसका दाम अलग हो जाता है। तो ठाट की बोरी जो है वो हो सकती है 100 रुपए की हो, सब्जी उसमें आलू डालोगे तो शायद 100 रुपए का होगा, ब्रोकोली डालोगे तो शायद 500 रुपए का होगा। ऐसे ही जहाज होता है, जहाज आप लेते हो 100 रुपए, 100 करोड़ का शायद जहाज हो, किस प्रकार के बम आपने डाले उसके अलग अलग रेट होते हैं। बड़ा बम होता है, छोटा बम होता है। तो आपको अगर ये बात समझ नहीं आती तो आप भी जो है उत्तर प्रदेश के नेता कहां से हो गए। मैं अभिजीत अय्यर मित्रा से पूछना चाहती हूँ। अभिजीत अय्यर मित्रा, अभिजीत एक मिनट, घनश्याम तिवारी जी, अभिजीत अय्यर मित्रा, आपने तमाम दलीलें सुनी, तहसीन पूनावाला की और घनश्याम तिवारी जी की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 2 बातें। नंबर 1
कि इस देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री पर तो इनका विश्वास है नहीं, लेकिन फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर पर बहुत विश्वास है इनको। वही फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर जिनकी अपॉइंटमेंट पर इन लोगों को बहुत रिजर्वेशंस थे, वही सीबीआई डायरेक्टर इनको बहुत पसंद है। सीबीआई अगर अपना काम करे तो कहेंगे कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन जब इनको सूट करता है तो सीबीआई बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर ये बात कर रहे हैं कि ये डेट 2018 की डेट पर इनको पता चल गया था तो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं की? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आम आदमी का सवाल है कि सीबीआई डायरेक्टर तो जनवरी में हटाए गए थे, अगर अक्टूबर में ये दस्तावेज आए थे तो उन्होंने क्यों नहीं रजिस्टर किया? राहुल गांधी के खिलाफ या जो बिचौलिए थे उनके खिलाफ, या यूपीए सरकार में, चलिए राहुल गांधी तो सरकार में नहीं थे, पर जो लोग सरकार में थे उस वक्त उनके खिलाफ क्यों नहीं रजिस्टर किया? ये सवाल क्यों नहीं सूझता कभी विपक्ष को? देखिए नविका जी, जो आपने सवाल किया है उसका तो मैं उत्तर दूंगा, पर अभी तक जो ये मीडिया पार्ट का जो रेवलेशन आया है इसका सारांश से मैं ज्यादा खुशी नहीं हूं। तो अगर आप मेरे को बस 1 मिनट देंगे, मैं जल्दी से एक सारांश कर देता हूं, क्योंकि अभी तक जो डिस्कशन हुआ है वो काफी कंफ्यूजिंग रहा है। तो आपके दर्शकों के लिए पहले जानना ये है कि 2006 से लेके 2013 तक ये कमीशन सुषेण गुप्ता और बिचौलिया को दिए गए। जो पहले सेट दिए गए थे वो ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर के लिए थे, जो बाद में दिए गए वो राफाल के लिए थे। अब जो ऑगस्टा वेस्टलैंड में 206, 207, 208 में दिया गया था, उसका पहला अरेस्ट जो हुआ था सुषेण गुप्ता का, वो मार्च 2013 में हुआ था, यानी कि कम से कम 6, 7, 8 साल के बाद हुआ था पहली अरेस्ट। जो राफाल में जो कमीशन दिए गए थे उनका पहला अरेस्ट तो अभी तक हुआ नहीं है, पर जो अरेस्ट होगा आप देख लीजिए हिंदुस्तान में एक केस को प्रोसीड के लिए कितना टाइम लगता है, कम से कम 7-8 साल लग ही जाता है इसमें। नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपने क्या देखना है कि जब अरेस्ट हुए थे क्रिस्टियन मिशेल 2018 में, तो इसमें क्या हुआ था कि इसी कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि ये नेहरू गांधी परिवार पे हमला है, ये बेचारा आदमी है, इसको फालतू में हॉस्टेज लेके हमारे लोगों को फंसाने जाने की ये कर रहा है। तो सीबीआई जब अपना काम करता है तब भी कंडेम हो जाते हैं, जब काम नहीं टाइम लगता है तब भी कंडेम हो जाते हैं। नंबर 2, हमको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है नविका जी, और मैं आपसे विनती करूंगा आप इस पे स्ट्रेस दीजिए, जिस राफाल डील के लिए ये कमीशन दिए गए थे सुषेण गुप्ता को, वो राफाल डील को इस सरकार ने रद्द किया था और उसके बाद एक बिल्कुल नया डील पे जो 36 राफाल हमने खरीदे हैं उनको लिया गया था। उस डील में क्या था कि हम, यानी कि हिंदुस्तान, डसो से बिजनेस नहीं करेंगे, हम फ्रेंच गवर्नमेंट से बिजनेस करेंगे, और जो भी कंप्लायंस होगा जो करप्शन के खिलाफ है वो फ्रांस की सरकार करेगी अपने ओईसीडी ऑब्लिगेशंस के तहत। ये है पॉइंट नंबर 2। अब इसमें है पॉइंट नंबर 3 जो आपको देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। उसमें हमको क्या समझना है कि इस पूरे डील में जो भी हुआ है ये एक नया डील है। अब आप पूछेंगे अगर दासो उनको पैसे दे रहा था, आपने क्यों फिर से दासो को डील दिया? अब आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने एक परमाणु पनडुब्बी का डील जो फ्रांस से किया था, उससे जब वो पीछे हटे थे तो फ्रांस का रिएक्शन कितना गुस्सेदार, क्रोधजनक था। एम्बेसडर को बुलाया गया, एम्बेसडर को, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर को निकाला गया, पता नहीं क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए सप्लाईज पे, ये सब। ये देखिए, हम हिंदुस्तान ने बहुत सोच समझ के किया था कि ऐसे चीजें हम कर नहीं सकते हैं। वो डील जो 7-8 साल के लिए साइन नहीं हुआ था, वो फाइनली 7-8 तो नहीं, 4-5 साल के लिए साइन नहीं हुआ था, वो फाइनली जब साइन किया गया वो सब पूरे सुरक्षा दृष्टिकोण के नजर से किया गया, और उसमें से जो भी करप्शन का एंगल था उसे निकाला गया। इसीलिए जो यूपीए ने साइन किया था या ओके किया था उसको रद्द किया गया था।
तो आप तहसीन देख पूनावाला लीजिए, जब ये जवाब दीजिए। बहुत अहम मुद्दा उठाया है अभिजीत अय्यर मित्रा ने कि 36 पहले तो हम सरकार के साथ डील ही नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी का डील था, बिचौलिए थे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिचौलियों का वहां मतलब नहीं है, इसलिए पहले कमीशन के रसीदें आपको हमने दिखाई हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रसीदें हैं 1,54,000 यूरो, 1,31,000 यूरो। ये अब की डील में आपको ऐसी रसीदें मिल नहीं ना रही, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। पर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभिजीत भाई ने दो बातें रखी, मैं पहली बात का कुछ समर्थक करता हूं बिल्कुल। और जब जो गुप्ता है वो अरेस्ट हुए, वो 2013 में अरेस्ट हुए, जब यूपीए की सरकार थी। वो हुए थे अरेस्ट अगस्ता डील के लिए, जिसे मैंने बताया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का पीएमओ का हाथ था, और डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, और उसको खोलने वाले मोदी जी की सरकार थी, दोबारा से उनको इन प्ले लाने के लिए। अब आते अभिजीत भाई की दूसरी बात पर। मैं बड़ी विनम्रता से अभिजीत भाई से दो सवाल पूछ रहा हूँ। अगर यूपीए की डील कैंसिल हुई तो ये कैसा नॉन करप्ट डील है कि जो 500 करोड़ का जहाज मिल रहा था विद इंडिया स्पेसिफिकेशन, वो अब 1640 करोड़ या जो भी दाम है उसमें मिल रहा है विद इंडिया स्पेसिफिकेशन, यानी दाम इतने बढ़ गए। और एरिक टैपर का अगर आप इंटरव्यू देखें, जो टाइम्स नाउ के पास भी शायद होगा, एरिक टैपर ने ये कहा था कि दिस इज द डील बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट। यूरो फाइटर्स को हमने बाहर रखा था, जिसके लिए वकालत कर रहे थे बीजेपी के एक बहुत बड़े सांसद, अभिजीत भाई जानते हैं उनका नाम। यूरो फाइटर्स को बाहर रखा था, और फिर रफाल के साथ जो डील सैंक्शन हुई थी, एरिक टैपर ने कहा था कि भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और उस वक्त के फ्रेंच के प्रेसिडेंट के बीच में डील अग्री हुआ था, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील था। सिर्फ मोदी जी ने दाम बढ़ाए और दाम के कमीशन मिले। अगर यहाँ पर करप्शन तो आप तो एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आप बैंकिंग एक्सपर्ट भी हैं, आपको सब कुछ पता है, पर आप ये नहीं बता सकते कि आज इन तस्वीरों का क्या औचित्य है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां राफेल प्लेन चला रहे हैं राहुल गांधी, और मजाक बना दिया था उन्होंने मोदी जी को और अमित शाह। जनता ने तो जवाब दिया, लेकिन आज ये दस्तावेज क्या जवाब दे रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा? देखिए, मैं इस को हेड ऑन लेना चाहता हूं कि दाम बढ़ा था। जो इनिशियल दाम दसों ने कोट किया था, आप जाके मेरी जो मैंने लेखन किया था उसी समय पे 2011 में मैंने बोला था कि ये बहुत सीरियसली अंडरवैल्यूड है, कम से कम 3 गुना अंडरवैल्यूड है। ठीक है ना? यानी कि अगर किसी चीज का दाम 400 रुपए था, वो बोल रहे थे ये 100 रुपए का बेचेंगे और उसके बाद दाम ऐड करते रहेंगे। यानी कि अगर आप जाके एक महिंद्रा का गाड़ी खरीदो, वो फिर बोलेंगे भैया देखो गाड़ी बस 9 लाख का है, उसके बाद अगर आपको इंजन चाहिए आपको 5 लाख और देने पड़ेंगे, उसके ऊपर अगर पेंट चाहिए उसमें 2 लाख और देने पड़ेंगे, अगर स्टीयरिंग व्हील चाहिए आपको उसमें तो 3 लाख और अगर आप इंजन के बगैर और स्टीयरिंग व्हील के बगैर कैसे चलाएंगे, तो सब कुछ देना पड़ता था। तो दसों ने जो प्राइसिंग किया था वो एकदम ये बिल्कुल कम था जीतने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे, एक मिनट, आई हैवंट फिनिश्ड, जब आप देखेंगे कि पर यूनिट जो प्राइस है, वो जो दूसरे लोगों ने राफाल खरीदा है, कतार और इजिप्ट, ये इजिप्ट से मिस्र से थोड़ा ज्यादा है, कतार से काफी कम है, क्योंकि मिस्र और कतार में जो सर्विसिंग पैकेज मिला है वो 2 साल का था। जो हिंदुस्तान को ट्रेनिंग सर्विसिंग सबका पैकेज है वो 5 साल का। पर अभिजीत अय्यर मित्रा, ये सारी दलीलें, ये सारी एक्सप्लेनेशन, ये सब सुन चुके हैं। इशू ये है घनश्याम तिवारी जी कि आज अगर ये दस्तावेज आ रहे हैं कि 2007 और 2012 के बीच 7 मिलियन यूरो की कमीशंस दी गई, और हमने रसीदें भी आपको दिखाई, तो तब तो मोदी सरकार थी नहीं, यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अभी तक आपने ये भी नहीं कहा कि हाँ इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कम से कम इतना तो कह दीजिए घनश्याम तिवारी जी। बहुत दमदार सवाल है, और दमदार सवाल बस 3 साल लेट हो गया। ये सवाल आप अक्टूबर 2018 में पूछती, क्योंकि ये दस्तावेज तो पब्लिक में आ जाए हैं। सीबीआई के पास तो अक्टूबर 2018 से दस्तावेज है। उसके बाद सरकार कहती रही कि कोई घोटाला नहीं हुआ। उसके बाद एरिक टैपियर का इंटरव्यू, जिस कंपनी ने इस घोटाले के लिए रिश्वत दी, उसका इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके घूमते रहे। देखिए एरिक टैपियर कह रहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ।
तो 3 साल बाद अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, जब सीबीआई में डायरेक्टर्स को बदला गया, डिफेंस मिनिस्टर्स बदल गए, इससे स्पष्ट होता है कि ये घोटाला, इस घोटाले को इसलिए दबाया गया क्योंकि इसके नीचे कोई और बड़ा घोटाला है। सवाल ये है कि क्या ये नलिन कोहली जी, विपक्ष आपको कोई नंबर नहीं देने वाला इन घोटाले के दस्तावेज निकलने के बावजूद भी। उनका सवाल यही है कि आपने ये बात कि घोटाला यूपीए सरकार में हुआ था, ये उजागर क्यों नहीं की? जवाब। 3 साल से घोटाले की फाइल आपके पास पड़ी हुई है, आप सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं कोई घोटाला नहीं है। इनसे नंबर चाहिए भी नहीं, हमें इनसे नंबर चाहिए नहीं, क्योंकि नाविका जी मैं कुछ कहूं इस पे, हमें इनसे कोई नंबर चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। घोटाला करने वालों से हम नंबर लेंगे? हमारी सरकार तो घोटाला करने वालों के पीछे लगी हुई है, घोटाला होने नहीं दे रही। ये सब तो एक थाली के चट्टे पट्टे थे, साथ मिले हुए थे, इनकी सरकारों को एक दूसरे को समर्थन था, एक साथ चलते थे। तो हम सफर थे ये, जब 2007 से 2012 के बीच में घोटाले हुए और इतने 100 करोड़ रुपए के पैसे दिए गए इस राफेल में, देश के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हुआ, सुरक्षा के साथ, रक्षा के साथ। तो हमें कोई नंबर इनसे नहीं चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं चाहिए। हम नंबर मानते हैं कि जनता के सामने सत्य जाना चाहिए और उसी के लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध भी है, पारदर्शिता के साथ काम। लेकिन 3 साल एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये फैक्ट्स दुनिया के सामने क्यों नहीं लाए गए, जनता के सामने क्यों नहीं लाए? इस बात का क्या जवाब है? 2 इसके कारण है। एक तो नाविका जी, इसको मानना कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, ये उचित नहीं होगा, सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हर घोटाले में इन्वेस्टिगेशन मोदी जी की सरकार और जो एजेंसीज है वो निष्पक्ष रूप से कर रही हैं। दूसरी बात, 12 या 14 हजार पेज है जो रिपोर्ट आप लोगों ने ही जो उजागर किया है, मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, 12,000 शायद पेज है। तो 12,000 पेज का एक तो उसका ध्यान करना, उसके बाद पुष्टि करना, फिर देखना इसमें से सबूत क्या चाहिए, प्रोसेस है। तीसरी, एक मिनट, नहीं अब घनश्याम जी देखिए, मैं एक सीरियस बात कर रहा हूं, आप मजाक बाद में। आप ये कह रहे हैं, तीसरी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप देखिए, ये सुषेण गुप्ता जिसका नाम आया, मैंने नाविका जी टोका नहीं, देखिए अखाड़ा नहीं है, इनकी पार्टी में अखाड़े का कल्चर होता होगा, मैं अखाड़े में नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। बाकी इनको अखाड़े में जाकर कुश्ती उश्ती करनी है, करें, तो वो जांच की बात बता रहे हैं घनश्याम जी, वो जांच की बात बता रहे हैं, जांच की बात बता रहे हैं, सुन ले। पड़ी हुई है, यही सच है। हाँ, तो मैं कह रहा था, देखिए ऐसा है, मैं अपने तर्कों को रखना पसंद करता हूं, इनको पसंद आए नहीं आए इससे मुझे नहीं लेने देना, जनता के सामने अपने प्रश्नों के जवाब देना मेरा दायित्व है ये। और रही बात इनको अखाड़े जैसे कुश्ती करनी है, वो करें, मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मैं तो अपने तर्क रख रहा हूं, मत आप मानिए इसको और प्रश्न पूछ लीजिए। तो आखिरी बात जो कह रहा था मैं, 12,000 पेज मैंने कहा। दूसरी बात मैंने कहा कि ये मानना गलत है कि जांच नहीं हो रही है। तीसरी बात, जो घोटाला जिस आदमी ने किया, जिसने पैसे दिए, वो तो जेल में ही रहा, खुद आपके रिपोर्टर ने इस बात को रखी। तो ये क्या है, क्रॉस इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और एक वकील के नाते इस बात को हम यूं देखते हैं कि किसी एक मुद्दे में आपका सबूत होता है, उस पर आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, क्रॉस इन्वेस्टिगेशंस निकलते हैं, उसमें फिर आप पुष्टि करते हैं और सबूत के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन आपकी मजबूत हो जाए। मैं मानता हूं ऐसा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि जब यूपीए की सरकार में 2007 से 12 में इतने करोड़ रुपए, एक बात तो आज तय है, इन नए दस्तावेजों के आने के बाद, उसके पीछे क्यों नहीं जाएंगे हम? इन नए दस्तावेजों के आने के बाद अब जनता ये जान गई कि जो लोग कहते थे कि चौकीदार चोर हैं, शायद उन्हें अपनी ही यूपीए सरकार से पूछना चाहिए कि ये कमीशन की जो रसीदें हैं, ये कमीशन के पैसे आए तो कहां आए, किसकी जेब में गए, कौन था वो जो कमीशन के बेसिस पर ये काम करा रहा था, और क्यों मोदी सरकार ने आने के बाद इस पूरी डील को रद्द कर दिया और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील बताई। आज शुरुआत है, ये कहानी जो अब निकली है ये दूर तक जाएगी, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत अब इस नए मुद्दे के बेसिस पर और तफ्तीश करेगा और ऐसे दस्तावेज आपके सामने पेश करेगा। ये कहानी अब फिर से एक बार शुरू हो गई है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक
छोटे से ब्रेक के बाद मैं आऊंगी वापस चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश में, जहां कैराना में आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने बिगुल बचा दिया है। सवाल पूछेंगे उस मुद्दे पर भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत खराब था, बहुत खराब था, बट डरी डर था, हो कुछ था। ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। आज वही पुलिस बल है, आज वही सब चीजें हैं, चप्पे चप्पे पे शांति है। हर व्यक्ति अपने को, कोई भी मजहब का हो, हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे। अब बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है, रामराज आ गया पूरे प्रदेश में, रामराज आ गया है। आइए दर्शकों, अब मैं आपको आज की एक और बड़ी खबर के बारे में बताती हूं। योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में थे। कैराना आपको याद होगा, जहां से हिंदुओं का पलायन की स्टोरी पूरे देश में एक मुद्दा बनी थी कुछ साल पहले। आज उसी कैराना में योगी उन परिवारों के बीच में थे जो कभी घर छोड़कर चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। कैराना में योगी ने विपक्ष पर आज चुन चुन कर हमला किया। उन्होंने धर्म चक्र पलट देने की बात कही। कैराना से पलायन को मजबूर हुए लोगों की वापसी पर भी बड़ा बयान दिया। योगी ने क्या क्या कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और आज सवाल पब्लिक ये पूछ रही है कि कैराना में धर्म चक्र घुमाया, योगी ने क्या क्या बताया। यूपी में 22 का रिजल्ट आज कितना क्लियर हुआ और कैराना मॉडल से होगा यूपी के 2022 का फैसला। आज पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। और आइए आज मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाती हूं। नलिन कोहली जी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त सांकला जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, गजेंद्र सिंह सांकला जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त शांतनु गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये, सईद असीम वकार AIMIM के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है दीपक पांडे जी को, जो समाजवादी पार्टी से हैं। दीपक पांडे जी, सवाल बिल्कुल सीधा है। जब कैराना से लोग निकल कर बाहर गए थे, जब उनका पलायन हुआ था, तो शायद आपको ये सच्चाई दिखी नहीं। आज आप कह रहे हैं ये ध्रुवीकरण हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है
और लगभग में 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। अगर ये पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या माहौल इन्होंने बना दिया है कि जो वहां पे हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। अपनी नाकामियों को योगी जी खुद मंच के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं और बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं कि मैंने पिछले 5 सालों में ऐसा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। के दौर में हुआ था और इसका तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी पूरी तरह से व्याख्यान किया था और कहा था कि जी हिंदू यहां से निकल कर चले गए हैं। आज अगर हिंदू लौटे हैं, महफूज अपने आप को मान रहे हैं, तो आप मानेंगे कि ये मुद्दा सही था? नाविका जी, आपने देखा होगा कि मेरठ में लगा था जब बोर्ड, तब भी योगी जी नाकाम रहे हैं। अब कैराना मिला है, हर जगह कानपुर में आपको मुद्दा देखने को मिला था, तो हर जगह योगी जी फेल होते जा रहे हैं। उसके बाद जब योगी जी फेल हो जा रहे हैं, उनके पास विकास का एजेंडा नहीं है, उनके पास एक ही एजेंडा बचता है, केवल धर्म का। तो धर्म के एजेंडे पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो 2022 में होने वाला पहले तो इनको चुनाव है, पलायन दिखा नहीं था, अब कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आपके पास कोई और तथ्य है नहीं, आपके पास कोई एजेंडा है नहीं, इसलिए आप पोलराइजेशन पर चले गए हैं। जवाब दीजिए दीपक पांडे जी का। मुझे बड़ा दुख हुआ दीपक जी की बात को सुन के। पलायन हुआ, उस पलायन पे पूरे देश में एक चर्चा उठी। हुकुम जी थे वहाँ के सांसद, उन्हें इस विषय को उठाकर लगभग कोई 350 ऐसे लोग थे जो वहाँ से पलायन उन्होंने किया, हिंदू समाज के थे, हिंदू धर्म के थे। उसके बाद एक वहाँ भाजपा ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी, उसके भी कई सदस्य थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की लोगों से मिलने के बाद कि पलायन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक धार्मिक रूप से उन पर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात नाविका जी ने रखी। आज अगर लोग लौट रहे हैं तो इसे खुशी से मानना चाहिए ना कि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, जहाँ रहते हैं वो उनका घर होता है। अब वहाँ पर अगर एक ऐसा माहौल किया जाए जिससे उस घर से उनको बेघर किया जाए या उनको जबरदस्ती इस रूप से किया जाए कि उस घर को छोड़ना पड़े, कम कीमत पे छोड़ के भागना पड़े, क्या ये देश के अंदर उचित है? आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। अब आपके सरकार के रहते, मैंने खत्म नहीं किया दीपक जी, उसके बाद जरूर बोलिए। दीपक जी, मैं अपने तर्क रख रहा हूं, आप उसके बाद जरूर बोलिए। एक ऊपर के बोलने से जनता को ऐसा लगता है कि आपके पास शायद तर्क नहीं है, इसलिए शोर कर रहे हैं। एक मिनट असीम बकार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हर वक्त उठाते हैं मुद्दा माइनॉरिटीज का। अगर माइनॉरिटीज को इस देश में हक मिलना चाहिए तो क्या मेजॉरिटी को नहीं मिलना चाहिए? क्या हिंदुओं का वहां से जो पलायन हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर भी कोई पुष्टि नहीं होगी, कोई मुंह से कुछ निकालेगा नहीं? किसी का पलायन नहीं होना चाहिए अपने घरों से, लेकिन ये कहते हुए लोग हिचकते क्यों हैं कि अखिलेश सरकार के दौरान कैराना से पलायन हुआ था, जिसका एनएचआरसी की रिपोर्ट भी जिसकी पुष्टि करती है? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब ये मुद्दा हुकुम सिंह जी ने उठाया था, उस वक़्त हुकुम सिंह जी की और मेरी कई चैनल्स पर आमने सामने डिबेट हुई थी और हुकुम सिंह जी कई बार ऐसा हुआ कि वो छोड़कर चले गए डिबेट। हुकुम सिंह जी ने जो लिस्ट पेश की थी वो अपनी ही लिस्ट में खुद फंस गए थे। कई नाम उन्होंने ऐसे लिख दिए थे जो कई साल पहले मर गए थे, कई नाम उन्होंने ऐसे लिख दिए थे जो 98 और 2002, 2003 और 2004 और 96 और 95 में चले गए थे छोड़कर। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने कारोबार दूसरी जगह कर लिए थे, इसलिए चले गए थे। तो उस वक़्त हुकुम सिंह जी ने, मैं वीडियो भेजूंगा, माना था कि हाँ उनसे त्रुटि हुई है लिस्ट बनाने में। दूसरी बात आपसे कहूँगा कि ये जो मुद्दा आज कैराना आया, ये क्यों आया? 4.5 साल से ऊपर चला गया सरकार को, ना कभी कैराना याद आया था, ना कैराना के हिंदू याद आए थे, ना कैराना का पलायन याद आया था, ना आपको याद आया था, ना योगी जी को याद आया था। ये आया क्यों? सबसे बड़ा टॉपिक तो ये है, आज बीजेपी हटाओ और महंगाई भगाओ, ये जो आंदोलन चलाया सभी पार्टियों ने और जनता ने, ये उसका नतीजा था। बीजेपी हटाओ, महंगाई भगाओ।
बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ, उसका नतीजा ये हुआ कि उपचुनाव हारे और उसके बाद में महंगाई के चक्कर में ये इतना परेशान हुए कि इनको पेट्रोल और डीजल का दाम कम करना पड़े। अब कैराना आ गया, अब आप लोग भी कैराना लेकर आ गए। अब मसला ये है कि सरकार और बीजेपी के लोग और आप लोग कहेंगे कैराना से डराओ, और मैं जनता से कह रहा हूं कि जब ये आपसे कहें कैराना से डरो तो आप इनको पेट्रोल से डराइएगा, जब ये मुसलमानों से डराएं तो आप इनको डीजल से डराइएगा, मैं जनता से कह रहा हूं। और जब ये आप लोगों से कहें कि मुसलमान हावी हो जाएगा, कब्जा कर लेगा, तुम लोग खतरे में हो, तुम्हारा भविष्य खतरे में है, संवेदना की बात कर रही हूँ, मैं तो संवेदना के लेवल्स की बात कर रही हूँ। और शांतनु गुप्ता जी, इनको तो पलायन नजर ही नहीं आता, तब भी नजर नहीं आया था। एनएचआरसी को भी झूठा करार दे, हुकुमदेव जी को झूठा करार देते तो मैं कहती कि चलिए हुकुमदेव जी को झूठा करार दे रहे हैं, ये इनके लिए राजनीतिक आवश्यकता है, लेकिन एनएचआरसी भी गलत थी। और उसके बाद अब डीजल पेट्रोल जब दाम घट गए हैं तो अब भी डीजल पेट्रोल, विपक्ष की कितनी स्टेट्स हैं जहां डीजल और पेट्रोल के दामों पर कोई चर्चा नहीं होती, वो बात ये करना नहीं चाहते। तो शांतनु गुप्ता जी, मुद्दा क्या है? नाविका जी, मेरे ख्याल से आज जब योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचते हैं तो एक तरह से एक सर्किल पूरा होता है जो मेरा एजेंडा आपने क्लियर कर दिया, मेरे एजेंडे बोल हुकुम सिंह जी ने 2016 में आपको पेट्रोल डीजल से मतलब ही नहीं है। सुनिए ना, थैंक यू सो मच। जब हुकुम सिंह जी ने 2016 में वो लिस्ट दी, वो लिस्ट बिल्कुल ठीक थी और एनएचआरसी ने आपने बिल्कुल ठीक कराया। एनएचआरसी ने पूरी टीम भेजी, बकायदा वहां पे एक एक घर को चेक करा, एक एक नाम को चेक करा और पुष्टि करी कि इनका पलायन हुआ है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया आपके ग्रुप के पेपर की न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ 2016 की 12 जून की, जिसमें लिखा है बहुत डिटेल में कैसे कश्यप जाति की महिला का रेप हुआ, लेकिन अखिलेश यादव उस कॉलोनी में, कैराना की उस कॉलोनी में, और अखिलेश यादव की पुलिस ने कुछ नहीं करा। कैसे शंकर और राजू, दो बिजनेसमैन को पॉइंट ब्लैंक पे दिन दहाड़े मार दिया गया और उनको पूरे परिवार को वहां से जाना पड़ा, पुलिस ने कुछ नहीं करा। कैसे एक पेट्रोल पंप के मालिक को दिन दहाड़े मार दिया गया, पेट्रोल पंप पे कब्जा कर लिया गया और पुलिस ने अखिलेश की कुछ नहीं करा। तो और ये सिलसिला चला आ रहा था लंबे समय से। 95 के केस भी थे, 2000 के कुछ ऐसे केस, लेकिन सईद असीम वकार को या समाजवादी पार्टी को कुछ याद नहीं है। 2016 की बात है, बहुत पुरानी है। और सईद असीम वकार मुझे कह रहे हैं कि हमें डीजल पेट्रोल के दाम से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि जब ये घर में बैठे होते हैं तो हम प्रोग्राम करते हैं इस पर और दबाव बनाते हैं सरकार पर, और सरकार फोर्स हो जाती है कि वो दाम घटाए। बहरहाल सर्टिफिकेट सईद असीम वकार का मुझे चाहिए नहीं, वो देना भी चाहें तो। लेकिन सांखला साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा जी आजकल मंदिर बहुत जाती हैं, कई मंदिरों में गई हैं उत्तर प्रदेश में। अब मुझे ये बताइए कि हिंदू निकाले गए थे कि नहीं कैराना से, क्योंकि तब तो आप यूपी के लड़कों के साथ थे, अब यूपी के लड़के के साथ हैं क्योंकि अलग लड़ रहे हैं आप चुनाव। अब हिंदुओं का कोई दुख दर्द आपको समझ आया था जो तब का था, और अब क्या उसमें बदलाव आया है? अनामिका जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये चुनाव, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव में केवल हिंदुओं के वोट ही पड़ेंगे या सभी जातियों के वोट पड़ेंगे? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हर बात को घूम करके हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास देश की समस्याओं पर चर्चा करने का समय है या नहीं है? और जिस देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलता है कि जब कश्मीर के पंडितों को विस्थापित किया गया था उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा थी और उसका तमाशा देखती रही और समर्थन जारी रखा। और आज 7.5 साल सत्ता में आने के बावजूद भी एक भी कश्मीर पंडित का प्रतिस्थापन ये सवाल उस वक्त उठा रहे हैं जब राफेल का मुद्दा 2019 में एक चौकीदार चोर है, आज उसका भी खुलासा हो गया है, उसके भी दस्तावेज और कमीशन के सारे आ गए। ये ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में कमीशन आ जाते हैं? और ऐसा भी क्यों होता है, ऐसा भी इत्तेफाक क्यों होता है कि चुनाव के दौर में कांग्रेस पार्टी को मंदिर बहुत नजर आने लगते हैं, टीके बड़े हो जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं, कभी कोई शिव भक्त, कभी कोई जनेऊधारी। मंदिर का कोई पेटेंट कर रखा है क्या किसी ने?
नहीं तो दर्द तो मंदिर होता का नहीं किसी ने आपको पेटेंट हिंदुओं कर का। रखा है क्या? मंदिर मोदी जी जाते अभी जा हैं तो करके कम से वहाँ कम मंदिर गुफाओं के जाते अंदर हैं तो जा कम से करके कम बैठे थे जो और लोग कैमरे इस मंदिर तरह से जाया दिखा करते रहे उनका थे दर्द कि भी देश के समझिए। अंदर केवल समस्या यही मंदिर और सवाल मस्जिदों की रह गई है, आज दूसरी धर्म सारी चक्र समस्याएं जो चलाया गौण हो है चुकी योगी जी ने, अब ये कितना सही है, कितना ये ध्रुवीकरण है, कितना ये कौन सा मुद्दा धर्म चक्र उत्तर चलाया प्रदेश है? की जनता के लिए असली मुद्दा है, ये समय बताएगा। 2022 दूर नहीं है, चुनाव दूर नहीं है, लेकिन हर पार्टी लगी हुई है अपना मुद्दा सामने लाने के लिए, हर मुद्दे का एक तोड़ लाने के लिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज सबसे बड़ा धर्म हर राजनीतिक दल के लिए यही बना हुआ है। बस सवाल पब्लिक का शो पर आज इतना ही। इजाजत लेती हूं आपसे, कल फिर मिलूंगी इसी समय, इसी जगह, इसी चैनल, इसी शो पर सवाल पब्लिक का। पर जाइएगा मत, ले रही हूं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन पाठशाला के प्रोफेसर आने वाले हैं, सुशांत सिन्हा, बस 2 मिनट के बाद। कैंट आरओ से पानी होता है